अविनाश अपने शहर का एक बेहद शांत और सक्सेसफुल आर्किटेक्ट था। वो हर चीज़ को नाप तोल कर करने का आदी था, चाहे वो बिल्डिंग्स के नक्शे हों या उसकी अपनी फीलिंग्स। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सीधी लकीर पर चल रही थी, जब तक उसे उसकी लेट वाइफ मीरा की एक पुरानी डायरी नहीं मिली। मीरा की मौत एक मिस्टीरियस कार एक्सीडेंट में ठीक 1 साल पहले हुई थी। अविनाश ने डायरी खोली। पन्नों पर लिखी बातें किसी नॉर्मल लाइफ जैसी नहीं थी। उसमें डेट्स नहीं थीं, बल्कि इंसानों के नाम और उनके आगे कुछ नंबर्स के कोड लिखे थे। आखिरी पन्ने पर एक शॉकिंग लाइन लिखी थी, अविनाश, जिसे अपनी दुनिया समझते हो वो सिर्फ एक मुखौटा है। असली खेल तो मेरे जाने के बाद शुरू होगा। डायरी पढ़ने के ठीक 2 घंटे बाद अविनाश के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। एक भारी और ठंडी आवाज़ में किसी ने बोला, डायरी का कोड नंबर 07 खोलो अविनाश, तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे लिए एक आखिरी तोहफा छोड़ा है। उसमें एक लोकेशन लिखी हुई थी, शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना वीरान क्लॉक टावर। अविनाश कंफ्यूजन में था, लेकिन मीरा की लिखी बातें उसे अंदर से झंझोड़ रही थी। उसने डायरी का पन्ना पलटा। कोड 07 के आगे लिखा था, समय हमेशा सच बोलता है, भले ही घड़ी रुक गई हो। वो उसी वक्त अपनी कार उठाकर उस वीरान क्लॉक टावर की तरफ निकल पड़ा। रात के 11 बज चुके थे और चारों तरफ सन्नाटा था। टावर के अंदर धूल और अंधेरे का राज था। अविनाश टॉर्च की रोशनी में सीढ़ियां चढ़ता ऊपर पहुंचा। वहां एक बड़ी बंद पड़ी घड़ी थी। उसने ध्यान से देखा। घड़ी की सुइयां 11:15 पर रुकी हुई थी। ये ठीक वही समय था जब 1 साल पहले उसकी वाइफ मीरा का एक्सीडेंट हुआ था। अविनाश ने घड़ी के पीछे वाले हिस्से को टटोला। वहाँ एक छोटा सा आयरन बॉक्स चिपका हुआ था। जब उसने उस आयरन बॉक्स को खोला तो उसके अंदर 3 चीज़ें मिली, एक पेन ड्राइव, एक पुरानी चाबी, एक नई चिट्ठी जिस पर ताज़े खून के निशान थे। घर लौटकर अविनाश ने तुरंत पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया। स्क्रीन पर एक वीडियो फाइल प्ले हुई। कैमरे के सामने मीरा बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो इनोसेंस नहीं थी जिसे अविनाश जानता था। वो बेहद सीरियस और डरी हुई दिख रही थी। अविनाश, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है मैं इस दुनिया में अब नहीं हूँ। तुम्हें लगता है कि मेरी मौत एक एक्सीडेंट थी। नहीं, तुम्हारे ही बिजनेस पार्टनर राजन ने मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए थे। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो तुम्हारी कंपनी की आड़ में ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा है। मैंने सब कुछ इस पेन ड्राइव में रिकॉर्ड कर दिया है। लेकिन याद रखना, राजन अकेला नहीं है। हमारे घर का ही कोई बहुत क्लोज इंसान उसके साथ मिला हुआ है। वीडियो अचानक खत्म हो गई। अविनाश के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन असली झटका लगना अभी बाकी था। तभी उसके बेडरूम का दरवाज़ा धीरे से खुला। अविनाश ने मुड़कर देखा। वहाँ कोई और नहीं बल्कि उसका सगा छोटा भाई कबीर खड़ा था। कबीर के हाथ में एक लोडेड गन थी और उसके चेहरे पर एक ठंडी डरावनी स्माइल थी। उसने कहा, भाई, भाभी ने बिल्कुल सही कहा था। राजन अकेला नहीं था, लेकिन तुमने डायरी ढूंढने में थोड़ी देर कर दी। कबीर कर्जे में था, बहुत ज़्यादा, इसलिए उसने राजन का साथ देने के लिए तैयार हो गया। अविनाश की पूरी प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश में वो राजन के साथ था। मीरा को इस बात का पता चल गया था, इसलिए उसे इन दोनों ने मिलकर रास्ते से हटा दिया। अविनाश ने रियलाइज़ किया कि जिस भाई को उसने पाला पोसा वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। कबीर ने ट्रिगर पर उंगली दबाई, लेकिन तभी कमरे की लाइट्स गायब हो गईं। अंधेरे में सिर्फ एक गोली चलने की आवाज़ गूंजी। जब 2 सेकंड बाद इमरजेंसी लाइट्स जली तो कबीर ज़मीन पर गिरा पड़ा था। उसके पीछे शहर का पुलिस कमिश्नर खड़ा था, जिसके हाथ में पिस्टल थी।
अविनाश ने राहत की सांस ली और उसने कमिश्नर के हाथ में वही फ़ोन देखा जिस फ़ोन से उसे कॉल आई थी। कमिश्नर मीरा का पुराना दोस्त था, जिसे मीरा ने मरने से पहले अलर्ट कर दिया था। अविनाश बच तो गया था, लेकिन रिश्तों के इस भयानक मुखौटे ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। कमिश्नर ने कबीर की लाश को चुपचाप वहां से हटाया और मीडिया में खबर फैला दी कि कबीर शहर से भाग गया है। ये अविनाश का प्लान था। वो राजन को ये लगने देना चाहता था कि कबीर अभी जिंदा है और अपना हिसाब लेकर गायब हो चुका है। अविनाश अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। उसका शरीर और शांत रूप अब एक भटकती आत्मा की तरह बदले की आग में जल रहा था। उसने मीरा की डायरी का आखिरी कोड 09 खोला, जिसके आगे सिर्फ एक वर्ड लिखा था, शमशान। अविनाश ने सबसे पहले राजन के अंदर डर पैदा करने की साजिश रची। उसने उस पुरानी चाबी का इस्तेमाल किया जो उसे क्लॉक टावर में मिली थी। वो चाबी राजन के सीक्रेट फार्म हाउस के लॉकर की थी। अविनाश ने रात के अंधेरे में वहां घुसकर राजन के ड्रग्स बिजनेस के सारे अकाउंट्स और इंटरनेशनल डीलर्स के नाम चुरा लिए। अगली सुबह राजन के टेबल पर एक पार्सल मिला। उस पर लिखा था, उसमें मीरा की कार का टूटा हुआ साइड मिरर और एक नोट था। उस पर लिखा था, ब्रेक फेल करने से पहले तुमने पीछे नहीं देखा राजन। कबीर अपना हिसाब लेकर भाग गया, पर मैं अपना हिस्सा लेने आ रहा हूँ। राजन का नशा उतर गया। उसे लगा कि कबीर अब उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उसने अपने गुंडों को कबीर को ढूंढने के लिए पूरे शहर में दौड़ा दिया, पर कबीर तो पहले ही मर चुका था। अब अविनाश ने एक जाल बिछाया। अविनाश ने राजन को एक अननोन नंबर से कॉल किया। उसने अपनी आवाज़ बदलने के लिए एक वॉइस मॉड्यूलेटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। उसने बोला, राजन, अगर अपनी जान प्यारी है तो आज रात 12 बजे शहर के पुराने शमशान घाट पर आ जाओ। 50 करोड़ रुपए लेकर आना, नहीं तो तुम्हारा ड्रग एम्पायर सुबह होने से पहले पुलिस के पास पहुंच जाएगा। राजन ने बहुत गुस्से में उस कॉल पे बोला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा कबीर। राजन को लगा कि वो कबीर से बात कर रहा है। उसने अपने पूरे गुंडों के गैंग को हथियारों के साथ तैयार किया और शमशान घाट की तरफ निकल पड़ा। वो वहां सबको खत्म कर देना चाहता था। रात के 12 बजे शमशान घाट पर घना कोहरा और सन्नाटा था। राजन अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ वहां पहुंचा। उसके गुंडे चारों तरफ फैल गए। तभी वहां बीचों बीच लगी एक पुरानी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगी। स्क्रीन पर मीरा का वही वीडियो था जो अविनाश ने देखा था, पर इस बार उस वीडियो के बाद एक और क्लिप चली जिसमें कबीर ने मरने से पहले अपना गुनाह कबूल किया था और राजन का नाम लिया था। राजन चिल्लाया, कौन है यहाँ? कौन ये वीडियो चला रहा है? सामने आओ। तभी अंधेरे से अविनाश निकल कर आया। उसके हाथ में कोई गन नहीं थी। राजन जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, अच्छा तू है आर्किटेक्ट साहब, मुझे लगा कबीर है। तुम दोनों भाई ही बेवकूफ़ निकले। आज तू भी अपनी बीवी की तरह मर जाएगा और उसके पास जाएगा। राजन ने अपने गुंडों को इशारा किया, पर कोई आगे नहीं बढ़ा। राजन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सारे गुंडे जमीन पर बेहोश पड़े थे। अविनाश ने धीरे से अपना फ़ोन निकाला और एक बटन दबाया। शमशान के चारों तरफ से हेवी पुलिस फोर्स और नारकोटिक ब्यूरो की गाड़ियां निकलकर सामने आ गई। कमिश्नर खुद आगे खड़े थे। अविनाश ने राजन के गुंडों को शमशान आने से पहले ही एक ऐसी स्लीपिंग गैस के जरिए बेहोश कर दिया था जो उसने वहां के पाइपलाइन में फिट करवाई थी। अविनाश ने राजन को सिर्फ यहाँ बुलाया ही नहीं था, बल्कि राजन के आने से पहले उसके सारे ड्रग्स के गोडाउन की जानकारी पुलिस को दे दी थी और जहाँ पुलिस की रेड भी पड़ चुकी थी। राजन अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। राजन ने गुस्से में आकर अविनाश पर गोली चलाने के लिए गन उठाई,
पर कमिश्नर ने उसका हाथ पकड़ लिया और गोली उस पर नहीं लगी। गन जमीन पर गिर गई। अविनाश राजन के पास गया, उसके कान में धीरे से बोला, मरना बहुत आसान मौत होती राजन। मैं चाहता हूँ तुम हर दिन जेल की कोठरी में मीरा के चेहरे को याद करके मरो। तुमने मेरा परिवार छीना, मैंने तुमसे तुम्हारी औकात छीन ली। राजन को पुलिस घसीटते हुए ले गई। अविनाश ने शमशान की आग की तरफ देखा, जहां उसने मीरा की डायरी को ठंडा कर दिया। उसका बदला पूरा हो चुका था, पर उसके चेहरे पर जीत की नहीं बल्कि गहरी खामोशी की ठंडक थी।